भारत के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात स्थिति ऊंचाई। 1 जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शारदा नदी पर, ऊंचाई 255 मीटर। 2 येन्ना जलप्रपात स्थिति नर्मदा नदी पर है, ऊंचाई 183 मीटर। 3 शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, 90 मीटर की ऊंचाई पर। 4 गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है, 55 मीटर की ऊंचाई पर। 5 पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में है, ऊंचाई का पता नहीं। 6 चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, 18 मीटर की ऊंचाई पर। 7 पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर ही है, 12 मीटर की ऊंचाई पर। 8 बिहार जलप्रपात टोस नदी पर है, 100 मीटर की ऊंचाई पर। 9 धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, 10 मीटर की ऊंचाई पर। 10 हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, 75 मीटर की ऊंचाई पर। 6 भारत की जलवायु। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मौसम किसे कहते हैं? किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 ईस्वी में आरंभ की गई थी। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। भारत के मौसम संबंधी मानचित्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं? पुणे से। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक हैं। नंबर 1 उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती हैं। 2 दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती है। नंबर 1 शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक। 3 वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक। 4 शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। नोट: ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती हैं। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिससे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में कालवैशाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लाज्म एवं काफ़ी वर्षा कहा जाता है, जो काफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होती है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत, केरल में आम्र वर्षा मैंगो शावर कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्णदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण NITC उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवत रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरेल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी मानसून से होती है।
भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम में मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, एक अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फोट, मानसून बर्स्ट कहा जाता है। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा ब्रैकेट में दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती हैं, जिसके कारण यहाँ स्थिति मासिनराम ब्रैकेट में मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान ब्रैकेट में लगभग 1141 सेंटीमीटर। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए हुए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागरीय मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है एवं वहां धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा करती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वत इसके समानांतर पड़ती है। मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण, वर्षा का मौसम, समयावधि और वर्षा। दक्षिण पश्चिम मानसून की समयावधि जून से सितंबर तक है, 73.7% वर्षा करती है। परवर्ती मानसून काल जो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है 13.3% तक वर्षा करता है। पूर्व मानसून काल जो मार्च से मई तक होता है 10% वर्षा करता है। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून जो जनवरी से फरवरी तक होता है 2.6% वर्षा करता है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल, रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा ब्रैकेट में उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है। 7. भारत की मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्न है। 1. जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 बांगर और नंबर 2 खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। नंबर 2 काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों को टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश ब्रैकेट में हुमस की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रैगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुर, कोयम्बटूर तथा तिरुनवंतपुरम
तिरुवल्लुवर जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। नंबर 3, लाल मिट्टी, रेड सॉइल। इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटित एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। नंबर 4, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट तथा भूमिगत अलवाई लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लेटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में बहुत खेती की जाती है। सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवाई लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नोट: देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI की स्थापना की गई है।